Hello dear students, Namaste, hope all of you are well. Today we are going to discuss the first law of thermodynamics, that is in the closed system. तो सबसे पहले दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि अभी तक हमने जो भी कुछ थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा है, किस तरह से थर्मोडायनामिक्स में ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम या जो भी आपने लेक्चर 1, 2, 3, 4 में जो भी कंप्लीट किया है, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग ये वीडियो को देखेंगे। इसमें स्पेशली जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन अ क्लोज सिस्टम. The first law of thermodynamics can be simply stated as the following. During an interaction between a system and its surrounding, the amount of energy gained by the system must be exactly equal to the amount of energy lost by the surrounding. देखो सही बात है, अब जितना भी सिस्टम ने एनर्जी गेन किया और सराउंडिंग ने जो लॉस किया वो दोनों तो बराबर होना चाहिए ना. Then only you will be able to understand now that how much energy has came inside the system from the surrounding, right? So here the energy must be equal, whatever the energy surrounding has lost and whatever the energy system has gained. ये दोनों का जो एनर्जी का जो क्वांटिटी है, जो किलो जूल होगा, वो इक्वल होना चाहिए. A closed system can be exchange energy with its surrounding through the heat and work transfer. In other words, work and heat are the forms that energy can be transferred across the system boundary. कहने का मतलब सबसे पहले आपको एक चीज़ का समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर क्लोज सिस्टम में हम लोग बात करते हैं तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है, एनर्जी का ही एक्सचेंज होगा. मैटर का तो एक्सचेंज होगा नहीं, मैटर तो अपना फॉर्मेशन चेंज करेगा नहीं. सो इन अ क्लोज सिस्टम देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विद द सराउंडिंग थ्रू द हीट एंड वर्क, राइट. तो हीट जो है वो एनर्जी का फॉर्म है जो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जाता है, उनके बीच में एक बाउंड्री होता है. अब आ जाइए काइनेटिक थ्योरी के ऊपर में जो आपने पढ़ा था. हीट इज डिफाइंड एज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द रैंडम मोशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स. सही बात, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी भी चीज़ को रब करते हैं तो हीट वहाँ से मतलब प्रोड्यूस होता है. ठीक उसी तरह से जैसे मैं अगर बात कहूँ कि यहाँ पर जैसे जो ट्रांसफ़र होगा एनर्जी, वो किस तरह से ट्रांसफ़र होंगे, राइट. मतलब सिस्टम से सराउंडिंग में जो जाएगी एनर्जी वो किस तरह से जाएंगी, और जो उनके अंदर में जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं जो मोशन में होंगे डेफिनेटली तभी जा पाएंगे, राइट. हीट इज़ डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन द टू सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस. आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब भी कोई भी दो सिस्टम या सराउंडिंग को ले लीजिए, दोनों का अगर टेम्परेचर सेम रहेगा तो हीट ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है. हीट ट्रांसफ़र तभी जाके पॉसिबल है जब दोनों का टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, राइट. तो ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, डिफरेंस के कारण ही हीट ट्रांसफ़र होता है सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में. There cannot be any heat transfer between the two systems that are at the same temperature. सही बात, आप खुद सोच लीजिए, अगर सेम टेम्परेचर में दो सिस्टम को ही ले लीजिए या सिस्टम सराउंडिंग को ले लीजिए तो हीट ट्रांसफ़र होगा? कभी नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों का हीट सेम है. It is the thermal या internal energy that can be stored in a system. Heat is a form of energy in transition. As a result, can only be identified at the system boundary. अब ये जो सिस्टम या सराउंडिंग के बीच में जो बाउंड्री जो इन लोगों को मतलब अलग करता है, वही जो है आपको बताता है कि भाई अंदर जो सिस्टम के अंदर जो स्टोर्ड है उनका इंटरनल एनर्जी क्या है, थर्मल एनर्जी क्या है. अगर सराउंडिंग से कम होगा या इक्वल होगा तो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी या नहीं होगी, ये सारा डिटेल आपको मतलब इंटरनल एनर्जी देती है. हीट हैज़ energy unit kilojoule और BTU. रेट ऑफ द हीट ट्रांसफर इज द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम. आपको पता होना चाहिए कि हीट किस तरह से ट्रांसफर करता है. हीट एक वेक्टर क्वांटिटी है. क्यों? क्योंकि उसका डायरेक्शन होता है, उसके पास मैग्नीट्यूड है, उसके पास डायरेक्शन है, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा. बहुत समय आप देखते होंगे कि Q का वैल्यू जो है कभी प्लस लिया जाता है, क्यों निगेटिव लिया जाता है. जब अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होगा मतलब सिस्टम से जब सराउंडिंग में जाएगा तो हीट की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी, राइट. किलोवाट की बात करें, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, जब पावर जो वापस मैं वही कहना चाहूँगा, याद रखना एक ही चीज़, जब सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगा तो Q की वैल्यू माइनस होगी, और जब सराउंडिंग से सिस्टम में आएगा तो Q की वैल्यू पॉजिटिव होगी, चाहे वो किलो जूल पर किलोग्राम हो
जितना भी मतलब जिस यूनिट से भी वो ट्रांसफ़र होगा, तो साइन कन्वर्जन को हमेशा याद रखना है। जब हीट ट्रांसफ़र टू अ सिस्टम, मतलब जब सिस्टम में हीट जाएगा तो Q की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और जब सिस्टम से हीट सराउंडिंग में जाएगा तो Q की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। वही चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, साइन कन्वेंशन में मैंने लिख दिया है, हीट ट्रांसफर टू अ सिस्टम इज पॉजिटिव एंड हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ सिस्टम इज नेगेटिव। It means that heat transfer that increases the energy of a system is positive and the heat transfer that decreases the energy of a system is negative. सही बात है, आप खुद सोच लीजिए, जब सिस्टम में जब हीट जाएगा तो पॉजिटिव ही होगा, मतलब उसके तो इंक्रीज होगा, हीट इंक्रीज होगा, और जब वहाँ से निकलेगा तब तो भाई डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज होगा तो निगेटिव, और रहेगा इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक सिस्टम है, इस सिस्टम में आप देख लीजिए जब हीट बाहर निकल रहा है तो Q की वैल्यू -5 किलो जूल है, और जब मतलब हीट अंदर जा रहा है तो Q की वैल्यू 5 किलो जूल है। इस चीज़ को, ये साइन कन्वर्जन को याद रखना है आपको, कि जब भी हीट बाहर निकलेगा तो नेगेटिव होगा, और जब भी हीट अंदर जाएगा तो वो पॉजिटिव होगा। अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। आप पूछ सकते हो कि सर ये मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र कहने का मतलब कितने कितने तरीक़ों से हीट का ट्रांसफ़र। तो हम लोग, मुझे याद जहाँ तक है कि 7th स्टैंडर्ड में भी एक चैप्टर आता था हीट। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा 7-8 स्टैंडर्ड, तो उसमें एक चैप्टर आया होगा हीट। उसमें आप लोगों ने कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन के बारे में पढ़ा होगा। याद आया कुछ? कन्वेक्शन ऑफ हीट, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, ये शायद आपने पढ़ा होगा। हीट कैन बी ट्रांसफर इन द 3 डिफरेंट मोड, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ऑल द मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर रिक्वायर द एग्जिस्टेंस ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। सही बात है, वो 7th स्टैंडर्ड में ही आपने पढ़ा होगा, चाहे वो कंडक्शन हो या कन्वेक्शन हो, हर किसी के लिए दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस का होना बहुत ही ज़रूरी है। कंडक्शन की बात करते हैं हम, तो कंडक्शन में क्या होता है, ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम मोर एनर्जेटिक पार्टिकल टू द एडजेसेंट लेस एनर्जेटिक पार्टिकल एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जब भी कोई दो सिस्टम में जो मतलब जैसे कंडक्शन है, आपको ये पता चल रहा है कि कॉपर का वायर कंडक्टर है, आपने उसको स्विच के अंदर दिया और उसको ऑन किया तो आपको पता चल रहा है इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर में उसकी हीट कम थी और इसमें ज़्यादा था। तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने बताया आपको कि ये जो है मतलब ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम मोर एनर्जेटिक टू लेस एनर्जेटिक, या फिर एडजेसेंट लेस एनर्जेटिक पार्टिकल्स के बीच में जो ट्रांसफ़र होता है उसको हम लोग कंडक्शन कहते हैं। कंडक्शन स्पेशली सॉलिड में अकर होता है, जिसमें क्या होता है कि उसके एटम्स एंड मॉलिक्यूल जो है तो वो वाइब्रेट होते हैं इन अ लैटिस एंड एनर्जी ट्रांसफोर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आप जैसे तुरंत आप स्विच ऑन करते हो, पंखा चालू हो जाता है, तुरंत आपने स्विच ऑन किया और लाइट ऑन हो गया, तो कभी आपने सोचा है कि मतलब इतना लंबा वायर है, उसको जाने में टाइम तो लगता होगा। आजकल आप लोग देखते होंगे कि डेटा केबल, बहुत लंबा लंबा डेटा केबल आने लगा है, 2 मीटर 5 मीटर का। तो आप देखना जब चार्ज ऑन करोगे तो आपके मोबाइल तक वो चार्ज पहुँचने में टाइम लगता है। बट आप खुद सोचो, अगर मान लीजिए जैसे आपने फैन का स्विच ऑन किया, फ़ैन चालू हो गया, ट्यूबलाइट का या फिर एलईडी का आपने लाइट ऑन किया और लाइट तुरंत ऑन हो जाते हैं, तो इसके पीछे एक ही रीज़न है, वो है द वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन अ लैटिस एंड द एनर्जी ट्रांसपोर्टेड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कंडक्शन। अब आ जाइए कन्वेक्शन के बारे में। कन्वेक्शन इज द मोड ऑफ एनर्जी which transfer between a solid surface and the adjacent liquid or gas which is in the motion, and it involves the combined effects on conduction and fluid motion। आपको पता होगा कि कन्वेक्शन जो है ये भी एक मोड है एनर्जी ट्रांसफ़र का, जो सॉलिड से लिक्विड या सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में। आप लोगों ने देखा भी होगा कि मतलब घर में जो सीलिंग फ़ैन होते हैं, अगर एसी आप लोग लगाते होंगे तो ऊपर में सीलिंग की तरफ से लगाते हैं, क्यों? कन्वेक्शन ऑफ एयर के कारण। आप लोगों को शायद पता भी होगा जो लिक्विड और गैस जो है ये दोनों क्या है, फ्लूइड है, राइट। Convection is called force, it is fluid is forced to flow by external means such as a fan or a pump. It is called a free or neutral. It is the fluid motion is caused by the buoyancy forces that are induced by the density differences due to the temperature variation in a fluid. अब अगर बात करें हम रेडिएशन की, तो रेडिएशन इज द एनर्जी emitted by a matter in the form of electromagnetic waves or photons as a result of charge in the electronic configurations of the atoms or molecule। जो रेडिएशन हमने पढ़ा भी है, याद कीजिए सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी मैंने आपको इसके बारे में डिस्क्राइब किया था। और तो 7-8 स्टैंडर्ड में आपने जो पढ़ा होगा रेडिएशन के बारे में, बस इतना ही पढ़ा होगा कि मतलब बिना टच किए, बिना कॉन्टैक्ट में ये जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है दैट इज रेडिएशन। जैसे आप बाहर निकलते हो, आपको गर्मी, तुरंत पसीना आने लगता है, सन तो आपके बॉडी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है,
एंड वैक्यूम, आपको पता है कि रेज कैन ट्रैवल इनटू द वैक्यूम आल्सो। तो आप जैसे मान लो अगर ठंडी के महीने में हमने हीटर चालू किया तो हमारा बॉडी गर्म हो जाता है। ये सारा एग्जांपल्स आप लोगों ने शायद पढ़ा ही होगा डेफिनेटली। सो दीज आर द मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। और ये था हीट के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया था पॉजिटिव और निगेटिव। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्क के बारे में। वर्क इज द एनर्जी इंट्रैक्शन बिटवीन अ सिस्टम एंड सराउंडिंग। More specifically, work is the energy transfer associated with the force acting through a distance. आपको पता है कि वर्क तभी होता है जब कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी काम करता है, एनर्जी ट्रांसफर होता है, फोर्स अप्लाई होता है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस होता है, देन डेफिनेटली वहाँ पे क्या होता है, आप कह सकते हैं कि वर्क हुआ है। तो वर्क किलो जूल पर किलोग्राम जो इसका यूनिट है, आप तो इसको किलो जूल को किलोवाट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें आपको कोई पूछेगा कि प्लस और माइनस किस तरह से होगा, तो जैसे कि आपने हीट में देखा था, हीट में क्या होता था, जब सिस्टम से सराउंडिंग में जाता था तो निगेटिव, राइट, और सराउंडिंग से सिस्टम में जाता था तो पॉजिटिव। यहाँ पे ठीक उल्टा है, मतलब सिस्टम से सराउंडिंग में वर्क होगा तो पॉजिटिव और सराउंडिंग से सिस्टम में वर्क होगा तो निगेटिव। ये याद रखना, वर्क का और हीट का साइन जो है मतलब एक दूसरे का उल्टा है, वाइस वर्सा आप कह सकते हो। कि सिमिलैरिटीज़ क्या है इस दोनों में, वर्क और हीट में, आप पूछ सकते हो मुझे कि सर ये दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज़ क्या है। ये तो आपने कह दिया कि ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है, क्यू पॉजिटिव तो डब्ल्यू निगेटिव, डब्ल्यू पॉजिटिव तो क्यू निगेटिव। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन दोनों के बीच में जो सिमिलैरिटीज़ है, एक बाउंड्री का जो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को सेपरेट करता है। बोथ आर रिकॉग्नाइज्ड एट द बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम एज दे क्रॉस देम, दैट इज कॉल्ड बाउंड्री phenomena. System possesses energy but not heat or work transfer phenomena, and both are associated with a process, not a state. Heat or work has no meaning at a state. Both the path functions, their magnitude depends on the path they follow during a process as well as the end state. So ये आप दिमाग लगाओगे आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा। ये पाथ फंक्शन क्या है, दैट इज एन inexact differentiation designed by the symbol delta properties. On the other hand, the point functions which depends on the state only, not on how a system reach that state, and they have exact differences. अगर आप बात करते हैं कि डेल्टा वी जो होता है, जो वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज होता है, इट इज एन पॉइंट फंक्शन v2 माइनस v1 दैट इज डेल्टा वी, तो उसको आप इंटीग्रेशन में इस तरह से लिख सकते हैं, इनिशियल से फाइनल dv। उसी तरह से अगर आप वर्क को पाथ फंक्शन मान रहे हैं तो डेल्टा w जो है w2 माइनस w1 डेल्टा w, तो इनिशियल से फाइनल। ये हो गया हमारा सिमिलैरिटीज बिटवीन द वर्क एंड हीट ट्रांसफर। अब एक और पॉइंट बचा इसमें, इलेक्ट्रिकल वर्क। नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, द वर्क इज डन ऑन अ सिस्टम बाय इलेक्ट्रॉन्स व्हेन द नंबर ऑफ, or you can say n coulombs of electrons move through the potential difference V, then the electric work done is WE is equal to Vn, right, which can be explained in the rate form as W is equal to Vi, that's kilowatt। अब आ जाइए, अगर इसके ऊपर में आप एग्जाम्पल बनाना चाहें तो इस तरह का आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वर्क, अ वेल इंसुलेटेड इलेक्ट्रिकल ओवन is being heated through its heating element. Determine whether the work or heat interaction. Consider two systems, the entire oven including the heater and only the air in the oven without the heater. इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम भी दिखाऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले द एनर्जी कंटेंट ऑफ द ओवन इज इंक्रीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। आप इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम से आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है, राइट। ये हमारा डायग्राम है, उस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल ओवन, एयर हीटर, इलेक्ट्रिकल ओवन, एयर हीटर सिस्टम, वाटर, देख लिया आप लोगों ने। तो यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर टू द ओवन इज नॉट कॉज्ड बाय द टेम्परेचर डिफरेंस between the oven and air. Instead, it is caused by the electrical energy crossing the system boundary, and this is the work transfer process. And if I talk about the time, the system boundary includes the outer surface of the heater and will not cut through it. Therefore, no electrons will be crossing the system boundary. Instead, the energy transfer is a result of temperature difference between the electrical heater and air. This is the heat transfer process. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा सिस्टम, सराउंडिंग, इलेक्ट्रिकल ओवन, एयर हीटर।
जो मैंने आपको बताया। इसके बाद एक और टॉपिक है हमारा मैकेनिकल कोड, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, then don't forget to like and subscribe the channel. Share this video with your friends, so they can be also benefit. Thank you very much.